गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज एक बार फिर से हम आपके सामने हिंदी व्याकरण का ही एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया विषय शब्द लेकर के यहाँ पर आए हैं। शब्द जो है वो एक अभिन्न अंग हम व्याकरण का कह सकते हैं, क्योंकि सारी जो व्याकरण है कहीं ना कहीं शब्दों पर आधारित रहती है। ठीक है ना। अब शब्द क्या हैं, कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं, किस किस आधार पर उसको विभाजन किया जा सकता है, ये सारी बातें जो हैं हम आज यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं। तो आज की जो कक्षा है बहुत ही बेहतरीन और रोचक रहने वाली है। तो आपको जो है वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है और इसको ध्यान से देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो शब्द होता है वो हम किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्द है वो होता क्या है ये समझे हम। ठीक है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि। ठीक है। क्या होता है शब्द? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि। यदि प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि व्याकरण की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि क्या होती है, तो वो क्या होगा? शब्द होता है। और अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तब आप उत्तर क्या करेंगे? वहां पर आप वर्ण करेंगे। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। यदि सबसे छोटी सार्थक ध्वनि पूछी जाए तो आपने शब्द करना है, यदि सबसे छोटी इकाई पूछी जाए व्याकरण की तो आपने वर्ण करना है। तो शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई सार्थक ध्वनि। जैसे आ है, ये वर्ण है ना, और म है। अब ये दो वर्ण हैं, यदि हम इनको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आम। अब आम का तो अर्थ होता है ना, तो सार्थक, तभी तो कहा जो ध्वनि बनेगी ना वो सार्थक होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है। इस प्रकार से जो है ये शब्द बनता है। या कोई भी और शब्द ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया प उ स त क, ये हो गया है ना। ये कितने वर्ण हैं? अब सबको मिलाकर के क्या बन गया? पुस्तक। ठीक है। अब ये भी क्या है? एक सार्थक ध्वनि है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो भी सार्थक ध्वनि बनेगी वही क्या कहलाएगी? शब्द कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो शब्द होते हैं ना, उनका जो हम विभाजन किस किस आधार पर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले शब्द का विभाजन रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। ठीक है। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। ठीक। तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर। और चौथा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है। ये जो है ना चार प्रकार के आधार हैं जिन पर हम जो हैं शब्द का विभाजन कर सकते हैं। अब रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के कितने हैं, प्रयोग के आधार पर कितने और अर्थ के आधार पर कितने हैं, इस बात का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि हमें आगे जो है ना शब्द को समझने में कहीं दिक्कत ना आए। देखिए, रचना के आधार पर इसको हम बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं।
कई बार ऐसा पूछ लेते हैं ना कि बनावट के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं, फिर कहीं ऐसा ना आप समझे कि बनावट के आधार पर तो हमने पढ़े नहीं है, इसको बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। तो रचना के आधार पर जो है 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ये जो 3 भेद हैं ये किस आधार पर हैं? रचना या बनावट के आधार पर। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसी को हम विकास के आधार पर भी कह सकते हैं, इसी को हम स्रोत के आधार पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम हमें पता होने चाहिए। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, ये हम कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें आप, वहां पर विकारी और अविकारी बिल्कुल वहां पर जो है हमने स्पष्ट कर दिए हैं आपको। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द ये सब करा चुके हैं। विकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 जो शब्द प्रकार के शब्द होते हैं ये होते हैं विकारी। और अविकारी जो हैं वो 5 प्रकार के थे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। वो आप वहां देख लें। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो है ये एकार्थी शब्द भी होते हैं। ठीक है ना, अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, विलोम शब्द होते हैं और पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये सभी जो है ना ये अर्थ के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से जो हमने 4 आधार इसके बनाए हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। किस आधार पर कितने भेद होते हैं ये यहां पर आप इसको समझ लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कहीं भी अपनी नोटबुक में आप इसका एक चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना आए कि किस आधार पर कितने भेद हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और उनके बारे में कहते किसको हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, कि आखिर रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ ये होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहला जो है रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द ये कौन से शब्द होंगे? जो शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये पूर्ण होते हैं अपने आप में। ठीक है, और इनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। खंड नहीं हो सकते। ध्यान से समझना है और इस कक्षा को देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम या संशय पैदा नहीं होना चाहिए। हर बात यहां पर मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको स्पष्ट करने की। ठीक है, जो शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और इनके सार्थक खंड नहीं बन सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं
हो सकते या बन सकते, ठीक है, बन सकते। कैसे? मान लीजिए मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया, पुस्तक लिख दिया मैंने, ठीक है, इसके हम पहले तो पुस्तक अपने आप में पूर्ण है, इसको बनाने के लिए किसी दूसरे शब्द की जरूरत तो नहीं पड़ी यहां पर, है ना। तो पुस्तक जो है इसके खंड, यानी अगर हम इसको अलग अलग भी करें तो इसके कोई सार्थक खंड नहीं होंगे, खंड तो हो जाएंगे, मान लीजिए दो इधर लिख दिए, दो इधर, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा वहां पर। तभी तो कहा है कि ये अपने आप में पूरे हैं, पूर्ण हैं, और अगर हम इनको अलग अलग करते हैं, उसके खंड करते हैं, तो वो सार्थक नहीं बन सकते, ठीक है। कलम है ना, ये कलम लिख दिया हमने, ये अपने आप में पूर्ण है, इसके हम खंड नहीं कर सकते। धन है ना, ये भी अपने आप में पूर्ण है। तो ये जो इस तरह के शब्द जो है ना, जो अपने आप में पूरे हैं, जो पहले ही चले आ रहे हैं, जिनको बनाने के लिए किसी दूसरे शब्द की जरूरत नहीं पड़ी, वे सभी क्या हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरा क्या था? यौगिक शब्द। ये होते हैं एक से अधिक शब्दों के योग से बने हुए। ध्यान से समझना है, एक से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द, बने शब्द, ठीक है, जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं उनके, और वो जो खंड करेंगे ना हम, उसको अलग अलग करेंगे, उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है, जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। अब इसके उदाहरण से समझेंगे हम। हमने यहां वाक्य लिख दिया, रसोई घर लिख दिया, रसोई घर, ठीक है। तो जो रसोई घर है, तो क्या रसोई घर जो है, इसके यहां पर हम इसको शब्द अलग अलग कर सकते हैं क्या? उसके जो हैं एक सार्थक खंड किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। कैसे? देखिए, रसोई अलग है, घर अलग है ना। तो रसोई और घर, अब ये दो शब्द हो गए। उसने क्या कहा? एक से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं। अब रसोई घर था ना, तो ये दो शब्दों के योग से बना है, एक रसोई के और दूसरा घर। अगर हम रसोई शब्द को अलग भी कर दें तो वो अपना अर्थ देगा, है ना। और दूसरा घर है, उसका भी अपना अर्थ है। वहां तो ये था ना कि कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा, अगर अलग भी कर देंगे, ध को अलग कर दें, ना को, ये तो कुछ बना नहीं, है ना। उसका ये था। यहां पर ये कह रहा है कि एक से अधिक शब्दों के योग से बनेंगे, और अगर उनको अलग अलग भी कर दें तो वे अपना एक सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देख लें, डाकघर है ना, डाकघर है। अब देखिए, डाक अलग कर दें हम और घर अलग कर दें, इसका भी अपना एक अर्थ होता है। ये जो होता है ना, यौगिक शब्द हैं, डाक और घर, जब उनको खंडित कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया, तब भी उन्होंने अपना एक सार्थक अर्थ प्रदान यहां प्रकट किया, ठीक है, उन्होंने सार्थक अर्थ यहां पर दिया है। अगर हम अन्य उदाहरण यहां पर ले लें, रसोई घर है, डाकघर है, एक महासागर ले लेते हैं, महासागर। अब जो महासागर है ना, इसको अलग अलग करें तो महा और सागर। अब ये भी क्या है? दो शब्दों के योग से बना है, महा से और सागर से, तो ये भी क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। बस यौगिक में तो ये ध्यान रखें आप कि जो दो शब्दों के योग से बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे पाठशाला है, पाठशाला है ना।
अब देखिए पाठ, पाठ का भी अपना अर्थ होता है ना, पाठ, और शाला का भी अपना अर्थ है स्थान, ठीक है ना। तो ये जो है दो शब्दों के योग से बनता है और दो से ज्यादा से भी बन सकता है, लेकिन जब उनको अलग करते हैं हम तो वो अपना एक सार्थक जो है ना उसके खंड हम कर सकते हैं, वो एक अर्थ प्रकट करेगा जब भी उसको अलग करेंगे, वहां पर ऐसा नहीं था, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, बाद में इसको नोट कर लें। इसके बाद जो तीसरा जो भेद है इसका वो है योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या है वो समझिए। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से समझना है। पहले इसकी परिभाषा को समझ लीजिए, फिर उदाहरण में आपको कोई समस्या नहीं आती। तीसरा जो है वो है योग रूढ़ शब्द। अब ये शब्द कौन से होते हैं भाई? दो या दो से अधिक ठीक है शब्दों के योग से बने वे शब्द जो, अब यहां तक तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो उस यौगिक में भी था, दो शब्दों के योग से बन रहा था, तो फिर अंतर क्या हुआ? अब अंतर क्या होगा वो समझिए आप। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ये बात जो है ना ये समझने की है, यानी ये जो लिखे हुए हैं ना शब्द आपके सामने, वो अर्थ क्या प्रकट करेंगे? किसी दूसरे का। जैसे आपने बहुव्रीहि समास किया होगा, इससे पहले हमने वो समास जो है ना कराए थे, वहां पर बहुव्रीहि समास में क्या था कि अन्य पद प्रधान होता है, किसी अन्य की बात होती है। उसी प्रकार से ये है किसी दूसरे का अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे मैंने लिखा पीतांबर, ठीक है, पीतांबर है, ये दो शब्दों के योग से बन गया, पीत से और अंबर से, है ना। लेकिन यहां पर पीत और अंबर, पीतांबर, यहां ये किस अर्थ को प्रकट कर रहा है? ये किसी व्यक्ति विशेष को प्रकट कर रहा है, उसके नाम को प्रकट कर रहा है। कौन है पीले वस्त्र को धारण करने वाला? भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उनका नाम है पीतांबर। पीला है वस्त्र जिसका, या पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन? पीतांबर। ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। यहां मैं कहूं नीलकंठ, है ना, नीलकंठ है भाई, नील, ये दो शब्द हैं नील और कंठ। अब देखिए ये जो नील और कंठ है ना, यहां इससे कोई मतलब नहीं है। किससे अर्थ हो रहा है? नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। अब शिव का नाम है नीलकंठ, तो ये विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है यहां पर, ठीक है। दशानन कह दें हम यहां पर, दशानन, दशानन, है ना। तो दश है एक तो, और दूसरा शब्द क्या है? आनंद शब्द है, ठीक। और ये दश और आनंद, दशानन, ये किस अर्थ को प्रकट कर रहा है? यानी किसी का नाम है, यानी रावण के बारे में बता रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ठीक है। या यहां पर एक शब्द अन्य ले लेते हैं हम, पंकज कर लेते हैं यहां पर। अब ये पंकज क्या होता है भाई? आप सोचेंगे कि ये तो रूढ़ शब्द होना चाहिए था, है ना, क्योंकि पंकज तो अपने आप में पूर्ण है, इसको तो रूढ़ करना चाहिए था, तो इसको योग रूढ़ क्यों किया भाई? ये समझिए आप कैसे बना। ये भी दो शब्दों के योग से बनता है। एक होता है पंक, पंक का अर्थ होता है बच्चों कीचड़, ठीक है, कीचड़ होता है। और ज होता है उत्पन्न होने वाला, ज का अर्थ यहां उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन है? कमल है। तो यानी पंकज ने जो है ना किसी विशेष अर्थ को यहां पर प्रकट किया है। यहां पंक और ज, इससे मतलब क्या है हमारा? जो कीचड़ में पैदा होता है, यानी कौन? कमल। इस प्रकार से इस तरह के जितने भी शब्द हैं
जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे सारे शब्द जो हैं क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इससे पहले यौगिक किया, उसमें भी इस तरह था कि एक से अधिक शब्दों के योग से हुए बने शब्द जो क्या करते हैं भाई, वे उनको अलग करने पर जो है एक सार्थक उनके खंड किए जा सकते हैं। यही वहां पर पढ़ा हमने, एक से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उनके सार्थक खंड हम किए जा सकते हैं। उसके बाद रूढ़ किया हमने, रूढ़ में कोई मुश्किल नहीं है, रूढ़ तो जो है अपने आप में पूर्ण है और क्या करता है, उसके किसी भी प्रकार के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ये सारी बातें हमने यहाँ पर की हैं। तो आज हमारा इतना ही रहेगा विषय जो है कि रचना के आधार पर जो है शब्द के भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, क्योंकि इनमें बहुत बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूढ़ शब्द कौन से करें, यौगिक कौन से करें, योग रूढ़ कौन से करें। तो आपने इसको ध्यान से देखना है और इसको लिखना है, समझना है। ठीक है, तो आज की जो हमारी कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी मंगल कामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।